चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे नोड पे, और हम इसको बनाने के लिए एक एक्सप्रेस फ्रेमवर्क आता है वो यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं रेस्ट एपीआई बनाने के लिए, तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम एक्सप्रेस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बात हम अगर एक्सप्रेस यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम एक्सप्रेस का पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं। वो हम कैसे करेंगे, npm i एक्सप्रेस -s डालेंगे तो ये पैकेज में सेव भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके साथ में एक हमें पैकेज चाहिए होगा नोडमॉन का। वो किस लिए चाहिए होगा मैं आपको पहले समझा देता हूँ। नोडमॉन ऐसे लिखते हैं, नोडमॉन। तो होता क्या है, जब भी आप अपने, चलिए इसको ना बाद में यूज़ करते दिखाता हूँ, तब ज़्यादा बेटर रहेगा समझाने में। ठीक है, इसको इंपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस को, जो हमने अभी इनिशियलाइज़ किया है। रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेस पैकेज आ गया। अब जो एक्सप्रेस का फंक्शन है वो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ऐप के अंदर, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐप के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद हम जो रूट होता है हमारा, उसके लिए एक रिक्वेस्ट यहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं कि अगर कोई / के लिए हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो हम इसे रिटर्न करेंगे response.send API is running। ठीक है, ये हो गया। और साथ में हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि हम इसको कौन से पोर्ट पे चला रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आता है app.listen फंक्शन आता है। इसके अंदर हम पोर्ट मेंशन करते हैं। मैं भी यहाँ पे 8080 देता हूँ फंक्शन का नाम। ठीक है, और जब भी ये कॉल होगा फंक्शन, उस समय पे हम console.log कर देते हैं API is up and running। ये जो console.log कर रहा है, ये हमें टर्मिनल में दिखाई देगा, और जो localhost 8080 करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें API is running दिखना चाहिए। ठीक है, इसमें करता हूँ npm start, और npm start से पहले पैकेज में हमें स्टार्ट के लिए एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। पहले वो कर देता हूँ। जब भी हम npm स्टार्ट करें तो नोड index.js। ठीक है, इसे सेव करता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कोड फट गया, क्या बोल रहा है, ये बता रहा है 8080 इज़ इन यूज़। हो सकता है मैंने कहीं और चला रखी हो। अच्छा ठीक है, मैं 8080 को ना यूज़ करते हुए कोई दूसरा पोर्ट ले लेता हूँ। इसे कर देता हूँ मैं सपोज 8090। ठीक है, इसे बंद करता हूँ, npm स्टार्ट वापस से करता हूँ। ठीक है, API तो ओपन रनिंग आ गया, यानी कि हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पे से लोकल होस्ट 8080 कर देता हूँ, सॉरी 8090 पे तो हमें एरर आ गई थी, 8090। ठीक है, API तो रनिंग हमारा आ गया। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने ये किया है कि हमने एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए हमारे होम पेज के लिए हमने एक रिस्पॉन्स तैयार किया, जो कि हमारा सिंपल HTML था, सिंपल टेक्स्ट था कि API रनिंग करके हमें फ्रंट एंड पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरह हमारा अब तक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है। एक्सप्रेस को यूज़ करते हमने होम पेज का रिस्पांस रिटर्न करवा दिया है। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ठीक है, नोडमॉन की। मैं नोडमॉन की आपसे बात कर रहा था। नोडमॉन हमें यूज़ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अभी दिखा देता हूँ। अब सपोज बोलता हूँ मुझे यहाँ पे API इज़ अप एंड रनिंग के बजाय दिखाना है API इज़ रनिंग, सॉरी ये नहीं, API इज़ अप। अब मैं इसे सेव करूँगा तो ये चेंजेस को जो है ऑटोमेटिकली पिकअप नहीं करता है। मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर से रिफ्रेश करूँगा तब भी कुछ नहीं होता है। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो नोडमॉन का बेनिफिट ये होता है कि नोडमॉन ऑटोमेटिकली चेंजेस को पिकअप करना स्टार्ट कर देता है, कि अगर मैं कोड में कुछ भी चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली पिक करेगा और मेरे कोड को वापस से रिस्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। एक नोडमॉन पैकेज आता है, नोडमॉन। आप चाहें तो उसको अपने मशीन पे ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं, या चाहे तो लोकली कर सकते हैं। ग्लोबली इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, npm i nodemon -g। -g का मतलब है ये पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप नोडमॉन का जो कमांड है वो कहीं से भी चलाएं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर से चलाएं, कहीं से भी चलाएं, तो वो चल पड़ेगा। स्पेसिफिकली आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर आके से चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इंस्टॉल नहीं करता हूँ।
आपको चला के दिखाता हूँ। nodemon index.js करता हूँ, देखिए चल पड़ा। अब यहाँ पे API अप है, खैर ये तो मैंने पहले ही सेव कर रखा था तो यहाँ पे दिखा देगा। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ API इज़ अप एंड रनिंग, ठीक है। मैंने बस सेव किया था, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्वर को मैं रिस्टार्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए चेंजेस पिक कर रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हमें बेनिफिट हो जाता है nodemon यूज़ करने का। अब आप चाहें तो इसको एज अ कमांड यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं नॉर्मली यही अप्रोच फॉलो करता हूँ। npm मैं dev नाम की एक स्क्रिप्ट बना देता हूँ, एक एट्रीब्यूट यहाँ पे बनाता हूँ और यहाँ पे nodemon को यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट जो कमांड चलाता हूँ npm run dev, तो ऑटोमेटिकली मेरा nodemon वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका nodemon की कहानी हो गई। इसके बाद हमारे पास पिक्चर में आता है cors। मैं इसे स्टॉप करता हूँ। एक पैकेज आता है जिसका नाम है npm i-cors, इसे भी मैं पैकेज जैसे में सेव कर लेता हूँ। cors का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है, npm run dev पहले करके चला देता था कोड को मेरे, और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ const cors को, require cors, ठीक है। तो cors का ये बेनिफिट होता है, हम cors इसलिए यूज़ करते हैं जब आप दो अलग अलग डोमेन से रिक्वेस्ट और बेसिकली दो अलग डोमेन के बीच में इंटरेक्ट करवाते हैं तो आपको cors का इशू आता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो क्रॉस ओरिजिन से मेरा मतलब क्या है, सपोज़ आपके पास एक डोमेन है, आप जो ये आपके पास एक वेबसाइट है a.com, और जो आपकी API है जो हम इनफैक्ट जो बना रहे हैं, सपोज़ ये हम डालते हैं api.a.com पे, ठीक है। तो जो आपका ब्राउज़र है इसको दो अलग डोमेन की तरह इवैल्यूएट करता है कि एक a.com है, एक api.a.com, ये दोनों अलग अलग मानता है इस चीज़ को। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र अलाउ नहीं करेगा API को a.com से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। जब भी आप a.com को API a.com से इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि होगा ये जब भी आप वेबसाइट खोलोगे तो आप चाहोगे कि आप API से कोई डेटा फेच करके अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहें, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे API a.com क्या बोलेगा भैया कि क्रॉस की एरर आती है, cors की एरर आती है कि वो उससे अलाउ नहीं करता है रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप cors को यूज़ करते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग को अलाउ करने के लिए कि a.com से कोई रिक्वेस्ट आती तो वो भी api.com हैंडल करेगा, अगर x.com से आती तो उसे भी हैंडल करेगा, y से आती है तो उसे भी हैंडल करेगा। a.com में तो आप चलो फिर भी ये बोल सकते हैं कि दोनों का जो मेन डोमेन है वो सेम है, पर हालांकि ब्राउज़र इसे अलग तरीके से हैंडल करता है, वो दोनों को अलग अलग डोमेन मानता है। इवन x.com से अगर रिक्वेस्ट आएगी तो उसको भी ये अलाउ नहीं करने देगा, और y से आएगी तो भी नहीं करने देगा, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के तरीके क्या होते हैं, इसको हैंडल करने का तरीका ये होता है, आप एक मिडलवेयर बनाते हैं ऐप के लिए या एक्सप्रेस का जो फ्रेमवर्क है उसके लिए, उसे ऐसे लिखते हैं app.use। यहाँ पे मैं एस्ट्रिक देता हूँ, एस्ट्रिक, और जो cors का फंक्शन है वो मैं ज़्यादा पैरामीटर यहाँ पे पास कर देता हूँ। एस्ट्रिक का मतलब क्या है, एस्ट्रिक का मतलब ये होता है, अगर मैं इसी एग्जांपल के कंटेक्स्ट में बोलूँ जो हमने नीचे लिखा हुआ है, एस्ट्रिक का मतलब ये होता है मैं a, x और y तीनों को अलाउ करता हूँ, और साथ में अगर कल कोई दूसरा डोमेन आता है तो उसको भी अलाउ करता हूँ हमारी API को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली कोई 2 या 3 डोमेन है जिसको मैं अलाउ करूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे एज ए एरे ले लूँगा, तो a.com, x.com। तो अब क्या होगा, जब मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी a से और x से api.a.com के लिए तो मैं इसे अलाउ करूँगा, पर जब y.com से आएगी तो मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है। एक बार मैं इसका सिंटेक्स देख लेता हूँ कैसे होता है। npm cors, जहाँ तक इसे एरे के अंदर ही लेते हैं, ये एरे है और एरे के अंदर इसके कॉमा सेपरेट, एरे के अंदर हमने 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ ली हुई हैं, दोनों डोमेन के नाम लिए हुए हैं, तो ये तरीका मेरा गलत है, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। आप इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिएगा जब आप करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे होना है, पर मोटा मोटा जो इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि आप मल्टीपल डोमेन्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और चाहें तो एक स्पेसिफिक डोमेन को भी मेंशन कर सकते हैं कि सिर्फ a.com वाला ही डोमेन होगा जो इस API को एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं करेगा, या चाहें तो यहाँ पे एस्ट्रिक दे देंगे तो कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है। अभी हम लोकल होस्ट से रिक्वेस्ट करेंगे इसलिए मैं एस्ट्रिक डाल रहा हूँ ताकि वो अलाउ कर सके,
ठीक है, पर यूजुअली यहाँ पे डोमेन का नाम होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्ड्स का कोड। अभी भी हमारा चल रहा है, मैं आप रिफ्रेश करके देख लेता हूँ 80-90 पे। जी अभी भी चल रहा है। ठीक है, इसे मिनिमाइज़ करते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें यहाँ पे 4 टाइप की रिक्वेस्ट बनानी है। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ठीक है, तो इनका यूज़ कहाँ पे क्या होता है पहले आपको वो बता देता हूँ और बाद में इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। तो नॉर्मली जब कभी आप एपीआई से कुछ मंगवाते हैं तो वो गेट के अंदर आती है, गेट में फॉल करती है। ठीक है, वो पोस्ट के थ्रू भी करा सकते हैं, पुट के थ्रू भी करा सकते हैं, डिलीट के थ्रू भी करा सकते हैं, पर नॉर्मली ये जो वर्ब्स होते हैं इसका मतलब जैसा यहाँ लिखा हुआ है वही होता है। गेट मतलब कुछ फेच करवाने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ एक यूज़र के कंटेक्स्ट में कि मैं सपोज एक यूज़र हूँ और मैं जैसे फेसबुक पे आप जाते हैं, जब भी आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो आप अपना जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको आपकी वॉल पे सारी फीड्स दिखाई देती है। तो उस टाइम पे हमारी गेट कॉल लगती है कि मैं जो कि एक लॉग्ड इन यूज़र है मुझे उसकी सारी की सारी फीड्स चाहिए, तो मैं गेट कॉल लगाता हूँ एपीआई को। ठीक है, जब आप एक पोस्ट करते हैं या फिर कुछ अपनी वॉल पे मैसेज डालते हैं, सॉरी जब किसी को आप मैसेज भेजते हैं या कुछ भी करते हैं, उस टाइम पे जो कॉल होती है वो पोस्ट की कॉल होती है। ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐड करवाना है या सबमिट करवाना है वो पोस्ट कॉल के अंदर जाता है। ठीक है, जब कभी आपको कुछ अपडेट करवाना है तो वो पुट के अंदर जाता है। जैसे कि मैंने अपना प्रोफाइल बना रखा है, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे उस पर अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है ना, या फिर अपने नाम की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो वो ठीक करनी है, तो वो पुट कॉल के अंदर जाता है या पुट वर्ब के अंदर जाता है। और जैसा लास्ट वाला आपका डिलीट है, डिलीट जैसे नाम खुद बता रहा है डिलीट के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है, जैसे कि आपने अपनी वॉल पे कोई पोस्ट डाली थी जिसमें कुछ आपने गलत चीज़ डाल दी है, ठीक है, या फिर कोई गलत मैसेज डाल दिया है, तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो जो भी डिलीशन होता है वो नॉर्मली डिलीट वाला जो वर्ब है उसके अंदर जाता है। तो उसे यूज़ कैसे करते हैं मैं वो लिख के दिखा देता हूँ। इनफैक्ट आपने देख ही लिया, ऐप.गेट वाला जो है ये हम गेट कॉल के लिए करते हैं। जैसे हम होम पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स आता है, ये हमारी गेट कॉल हो गई। कुछ इसी लाइन पे हम अपना भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तैयार करते हैं। ऐप.गेट, हम यूज़र्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एक यूज़र्स की लिस्ट, यूज़र्स की डिटेल को हम गेट कराएंगे, ऐड कराएंगे, अपडेट कराएंगे और डिलीट कराएंगे। ठीक है, तो गेट /user/list। ठीक है, नॉर्मली ये अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ राउट्स बनाने के लिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। नॉर्मली ये अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ राउट्स बनाने के लिए। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूट करता हो, या फिर जैसी आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट हो, या फिर जैसे आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट हो, आपको जैसा सूट करता हो आप वैसे पे राउट्स बना सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ और है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ज़्यादातर लोग शायद से ना बताते हो, मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ होती है वर्जनिंग करके। छिड़िए मैं काम करूँगा, इसके एक अलग से वीडियो बना दूँगा, नहीं तो चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे से यूज़/लिस्ट कर सकते थे, या जो भी आप नाम देना चाहें बना सकते हैं। अभी हम इसे यूज़र/लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, response.send। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ ले लेता हूँ, चलिए कॉन्स्ट यूज़र लिस्ट करके। ठीक है, ये एम्प्टी एरे, और जब भी कोई इसके लिए रिक्वेस्ट करेगा तो हम इसको यहाँ पे यूज़र लिस्ट ही रिटर्न कराएंगे। ठीक है, नहीं यूज़र लिस्ट नहीं, इसमें भी हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएंगे जिसमें एक होगा हमारा एट्रीब्यूट RESULT रिज़ल्ट, और एक होगा हमारा एरर। ठीक है, जब कभी यूज़र/लिस्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो हम अभी के लिए जो वैल्यू हम एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहे हैं जिसका नाम यूज़र लिस्ट है। इसी में हम डेटा इंसर्ट भी कराएंगे, अपडेट भी कराएंगे। हम अभी कोई डेटाबेस वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं डेटा इंसर्ट करवाने के लिए। हम इस एग्जांपल को बहुत ही सिंपल रख रहे हैं। ठीक है, सब एक वेरिएबल के थ्रू कराएंगे, वेरिएबल के थ्रू चीज़ें मैनेज करवाएंगे। और इस एंड पॉइंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैंने पोस्टमैन में ऑलरेडी राउट्स बना रखी है, ये नहीं। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, लोकल होस्ट 8090, एक बार मैं 8080 कर देता हूँ, अब चलना चाहिए। लोकल होस्ट 8080 सेव करता हूँ, चल पड़ा है। ठीक है, अब मैं इस एंड पॉइंट को एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो कि हमने यहाँ पे बना दी है ऑलरेडी, /user/list सेंड करता हूँ। तो मेरे पास रिस्पॉन्स में ठीक है 2 एट्रीब्यूट आ रहे हैं, एक रिजल्ट का एक एरर का। क्योंकि हमने कभी कोई यूज़र ऐड नहीं किया है तो ये एम्प्टी आ रहा है।
ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं ऐड करवाने के ऊपर। ठीक है, तो ऐड कराने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था पोस्ट हम यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ ऐड करवाने के लिए, तो उससे पहले उसका हमें इसका एंड पॉइंट का राउट बताना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं सिर्फ यूज़र देना चाहे आप यूज़र दे सकते हैं, आप चाहें यूज़र ऐड देना तो यूज़र ऐड भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं से सिर्फ यूज़र करता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, एक और चीज़ ज़रूरी मैं बता देता हूँ, जब कभी आपको कुछ पैरामीटर या रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट चाहिए होती है फ्रंट एंड से, तो जैसे हम एक यूज़र को ऐड करवाने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐड करवाने के लिए डेटा भी चाहिए होगा। ये डेटा हमारे पास फ्रंट एंड से आता है। फ्रंट एंड से मेरा मतलब होता है आपकी वेबसाइट हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं या फिर एक पोस्ट डालना चाहते हैं फेसबुक पे, तो आप कुछ पोस्ट लिखते हैं और फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो जो आपने कंटेंट डाला है या जो मैसेज डाला है या फिर जो वॉल पे जो कंटेंट पोस्ट किया है वो एपीआई तक पहुंचना भी चाहिए। तो वो पहुंचता है हमारे पास रिक्वेस्ट के थ्रू, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके एट्रीब्यूट होता है, उससे हमें वो डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम कंटेंट निकालते हैं। इसको मैं अभी के लिए मॉडल नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। रिक्वेस्ट हमारी रिक्वेस्ट वाला पैरामीटर हो गया जो हमें ऊपर दिख रहा है। बॉडी के अंदर हमें वो सारे का सारा कंटेंट मिल जाता है जो हमने पोस्ट कराया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, हमें कंटेंट मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, मॉडल एक हम इसे यूनिक आईडी से इनिशियलाइज करवाएंगे, उसके लिए हम एक पैकेज यूज़ करेंगे जिसका नाम है यूनिक आईडी। ठीक है, मैंने अभी इंस्टॉल किया नहीं है, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी मैं इसे बंद करता हूँ, npm i यूनिक आईडी -s डालूंगा तो पैकेज -s हम डालते हैं ताकि इस चीज़ को पैकेजेसन के अंदर सेव करा सकें। अगर आप -s यूज़ नहीं करेंगे तो डिपेंडेंसी इंस्टॉल तो हो जाती है पर पैकेजेसन में उसका नाम इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, npm run dev। ठीक है, वापस इंडेक्स पे जाते हैं, देखते हैं कोड ठीक से चल रहा है, चल रहा। ठीक है, एपीआई चल रही है। ठीक है, मॉडल को हम एक यूनिक आईडी दे दी है। इस पैकेज को यूज़ करते हुए हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं कराया, हम पैकेज इंपोर्ट करा लेते हैं। कॉन्स यूनिक आईडी इक्वल्स टू रिक्वायर यूनिक। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। जब हम पोस्ट करेंगे तो यूनिक आईडी आना चाहिए, और जो हमारी यूज़र लिस्ट है इसमें हम पुश कर देंगे मॉडल को। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड, जो रिस्पॉन्स वाला पैरामीटर जो ये आरईएस होता है, ये बेसिकली जो हम रिस्पॉन्स भेजते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो जैसे ऊपर रखा था वैसे रखेंगे। रिजल्ट में हम भेजेंगे मॉडल को, और एरर में भेजेंगे हम नल कि कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, अच्छा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। आप चाहें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपको ऐसे ही रखना चाहिए। आप अगर आप चाहते तो सिर्फ यहाँ पे मॉडल को भी रिटर्न करा सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। ठीक है, या चाहें तो इसमें 13 पैरामीटर और ऐड कर दीजिए, सिर्फ एरर के अलावा E2 E3 इसकी कोई हो सकता है, कुछ आपने वैल्यू ले रखी हो, है ना, कुछ आपने एग्जीक्यूशन के समय पे कुछ और रिस्पॉन्स आ रहा हो, तो आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। पर नॉर्मली मेरे हिसाब से अगर आप ये वाला अप्रोच फॉलो करेंगे तो फ़ायदा ये होता है कि रिज़ल्ट में तो आप जो भी रिस्पॉन्स आता है या जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहते हैं वो आप फिट कर दीजिए रिज़ल्ट के अंदर। और एरर के अंदर क्या होता है कि अगर ये मेथड कॉल कराते हुए अगर कुछ भी इशू आता है या कुछ भी एरर आती है तो आप वो एरर वाले ब्लॉक के अंदर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए क्योंकि हमारे पास ऐसा इतना कुछ वो है नहीं, एरर वगैरह या वैलिडेशन हम कुछ डाली हो तो हम उसको भी एरर के अंदर रिटर्न कराना चाहे तो करा सकते हैं। पर अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर ट्राई और कैच ब्लॉक ले लेता हूँ, और कोई भी अननोन एक्सेप्शन आती है तो वो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे, एरर डॉट मैसेज, और रिज़ल्ट हमारा उस केस में नल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अगर कोई अननोन एक्सेप्शन आती है तो ऑटोमेटिकली वो कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। कैच ब्लॉक में ये जो पैरामीटर है आपका ERR, इसके अंदर एक डॉट मैसेज एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो एरर आई है उसका टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो इनकेस हमारा कोड फटता है तो ये एरर मैसेज हमारा रिटर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक मेथड बना रखा है यहाँ पे पोस्टमैन में, एंड पॉइंट के लिए बनाई रिक्वेस्ट बनाई हुई है। मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ।
जो हमारा एंड पॉइंट है वो है लोकल होस्ट 8080 स्लैश यूज़र के लिए, और हमने भी यहाँ पे स्लैश यूज़र के लिए ही रिक्वेस्ट बनाई है, पोस्ट रिक्वेस्ट। हमारी रिक्वेस्ट टाइप पोस्ट है। बॉडी के अंदर आते हैं, यहाँ पे नाम है और इनका ईमेल लिखा हुआ है द्रविड और द्रविड@gmail। ठीक है, मैं सेंड करता हूँ, देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी आईडी ऑफ अनडिफाइंड। अब हुआ ये यहाँ पे कि हमारे कैश ब्लॉक ने इसको अच्छे से हैंडल कर लिया। अगर ये कैश ब्लॉक नहीं होता तो देखते हैं क्या होता। मैं इसे कमेंट करता हूँ और वापस से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो देखिए ये होता है, अगर आपने कैश ब्लॉक नहीं डाला होता या फिर इसको ठीक से हैंडल नहीं किया होता तो कोड आपका फट जाता। और अगर कोई आपकी एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहा होता तो उसको रिस्पॉन्स ही कुछ अलग टाइप का मिलता है। ये आपका HTML रिस्पॉन्स आ रहा है, ना कि जेसन। ठीक है, और साथ में जो उसका स्टेटस है वो 500 हो गया, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, अगर इसको मैं ठीक से ट्राई एंड क्रैश ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो देखिए कैसा होगा। मैं वापस से सेंड करता हूँ। ठीक है, एक तो 200 आया, इवन दो ये रिक्वेस्ट फट गई है, मतलब ये ठीक से काम नहीं कर रहा, एरर आ गई है, इसके बावजूद भी ये रिक्वेस्ट ठीक से हैंडल हुई है। हमने पूरा बाकायदा एरर ब्लॉक रिटर्न करा दिया है। अब जो भी इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होगा वो देखेगा कि अगर एरर नल नहीं है, यानी इसके अंदर कुछ इशू है, तो वो एरर को वहाँ पे फ्रंट एंड पे, जो कि आपका UI या मोबाइल ऐप हो सकता है, उस पर दिखा देगा। ठीक है, तो अब ये हुआ क्यों? जैसा कि आपको एरर दिख रही है, एरर बोल रही है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी आईडी ऑफ अनडिफाइंड। आईडी ऑफ अनडिफाइंड, तो हम मॉडल के ऊपर आईडी को सेट कर रहे थे, तो इसके हिसाब से मॉडल के अंदर कुछ नहीं है। मॉडल के अंदर कुछ नहीं का मतलब होता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर कुछ नहीं आया। ठीक है, तो होता यह है बाय डिफ़ॉल्ट जब आपकी रिक्वेस्ट हैंडल होती है, एक्सप्रेस जब करता है और जब उसके पैरामीटर फेच करने की कोशिश करता है बॉडी के थ्रू, तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी के अंदर वो चीज़ें होती नहीं है। बॉडी के अंदर भी कुछ भी नहीं होगा। मैं console.log करके दिखाता हूँ आपको। console.log, बॉडी करूँ या मॉडल करूँ एक ही बात है। ठीक है, मैं मॉडल करके दिखाता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, यानी रिक्वेस्टेड बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक मिडलवेयर आता है बॉडी पार्सर करके, हमें वो इंस्टॉल करना होगा। बॉडी पार्सर, जी ये रहा बॉडी पार्सर। ठीक है, npm i बॉडी हाइफन पार्सर, और इसको मैं -s दबाऊंगा तो ये पैकेज में सेव हो जाना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं npm रन डेव कर देता हूँ ताकि हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए। इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट बॉडी पार्सर रिक्वायर बॉडी पार्सर। ठीक है, इसका भी एक मिडलवेयर आता है, हमें वो यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारी जो बॉडी के अंदर रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम देख सकें। ऐप डॉट यूज़, ये हमारा मिडलवेयर हो गया। इसमें आएगा आपका बॉडी पार्सर डॉट जेसन। बेसिकली जो हमारी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है जेसन टाइप की, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से जो हम पैरामीटर भेज रहे हैं वो जेसन टाइप का है। ठीक है, बॉडी के अंदर जेसन टाइप के जो हमारा पैरामीटर आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे ये कोड लिखा है। ठीक है, एक मिनट में कोड खोल देता हूँ वापस से। ठीक है, बॉडी पार्सर में जेसन को हमने हैंडल करने के लिए यहाँ पे ये मिडलवेयर डाला है। ठीक है, एपीआई चल रही है, मैं वापस से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट था, ये जो हमारा पैरामीटर भेजता है वो इंसर्ट हो गए, हमारा एक यूनिक आईडी जनरेट हो गया और हमारे पास रिस्पॉन्स पे वो चीज़ वापस आ गई। अब मैं वापस से आता हूँ गेट लिस्ट वाली रिक्वेस्ट पे, देखता हूँ यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास द्रविड नाम का एक ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स में आ रहा है। ठीक है, एक और हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। सचिन करता हूँ और नेम में भी सचिन डाल देता हूँ, सेंड। ठीक है, सचिन नाम का भी यूज़र ऐड हो गया और गेट करता हूँ तो मेरे पास अब 2 रिस्पॉन्स आ रहे हैं, द्रविड और सचिन नाम के। ठीक है, एरर कुछ नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं पुट पे। पुट का मतलब होता है हमें इन्फॉर्मेशन को अपडेट करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, ऐप डॉट पुट, उसका पाथ लिखेंगे यूज़र। आप चाहें तो यहाँ पे यूज़र डॉट अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, वो थोड़ा एक्सप्लिसिट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो मेरा वर्ब है इसके बेसिस पे मैं वो फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि ये
पुट है या पोस्ट है, अगर आप चाहें तो राउट में डालने से भी थोड़ी आपको सहूलियत हो जाती है पढ़ने में, ठीक है। नहीं तो आपको थोड़ा ध्यान डालना पड़ता है कि यहाँ पे पुट कहाँ पे लिखा है, पोस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप ऐड और अपडेट डाल देंगे तो थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाती है, फिर किसी भी डेवलपर के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है देखना समझने में, सॉरी अपडेट, ठीक है। तभी के लिए मैं इसको शॉर्ट रखता हूँ, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये एरो फंक्शन, और यहाँ पे आता है। अगर मैं ट्राई कैच टू डाल ही देता हूँ, आपने देख लिया इसका बेनिफिट क्या होता है कि कोई अगर एक्सेप्शन आती है तो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिजल्ट नल एरर में ERR डॉट मैसेज, ठीक है। अपडेट के समय पे भी हमारा जो रिस्पॉन्स जो पैरामीटर्स आएंगे वो हमें, एक मिनट मैं देखता हूँ मैंने रिक्वेस्ट बनाई कैसे, उसके हिसाब से हम इसको बनाते हैं। जो पुट कॉल है उसमें हम आईडी भी पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, ठीक है। ये आईडी वही है जो आपने यहाँ पे देखी, ये आईडी जो दे रखी है, ठीक है। तो हाँ, मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ। उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास एक और जो तरीका होता है पैरामीटर को हैंडल करने का, वो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए अभी तक हमने दो तरीके देखे हैं, एक तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू जो हमारे पास पैरामीटर आ रहे हैं फ्रंट एंड से या API से, दूसरा जो हम राउट के अंदर ही पैरामीटर पास कर रहे हैं, जो हमने राउट बनाई थी उसी में हमने आईडी पास कर दिया, तो हम इसको कैसे फेच करेंगे, ठीक है। तो हमारे से ये वाली चीज़ भी कवर हो जाएगी। इसको मैं हटा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग को, ठीक है। अब हम करेंगे कॉन्स्ट ID इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID, ठीक है। जो आप ये कोलन के साथ में जो नाम मेंशन करते हैं यहाँ पे, वही उसी को आप यहाँ पे पैरम्स में से पिक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आईडी आ गई। अब कॉन्स्ट फिल्टर्ड लिस्ट इक्वल्स टू यूज़र लिस्ट डॉट फिल्टर, सॉरी आई डॉट ID नॉट इक्वल टू ID, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, जो आईडी मेरे पास आई है रिक्वेस्ट में, उसको यूज़र लिस्ट जो हमारे पास एरे था उसमें से मैंने हटा दिया है। तो बेसिकली अगर मैं अभी जो हमारे पास डेटा था उसकी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं द्रविड के लिए रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मेरे पास अब एरे में सिर्फ सचिन बचा है, द्रविड हमने हटा दिया है इस फिल्टर लिस्ट के अंदर से, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्स्ट मॉडल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी में क्या होगा, बॉडी में जो हमारा जैसा पहला रिक्वेस्ट पैरामीटर आ रहे थे वैसे आएंगे यहाँ पे भी, ये रहा बॉडी। आईडी तो आएगी, नेम और ईमेल और आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, खैर ये भी रिक्वेस्ट चेंज होगी क्योंकि हम चेंजेस कर रहे हैं, पर जैसे मैं बोलूँ कि मैं अगर ये आईडी यूज़ करता हूँ एग्जांपल के लिए, आईडी यहाँ पे ये डालता हूँ और बोलता हूँ हमको द्रविड का जो नाम है उसमें राहुल द्रविड लिखना है, ठीक है। और जो ईमेल आईडी है वो मैं करना चाहता हूँ राहुल। तो बेसिकली मैं इस आईडी के लिए नाम और ईमेल दोनों चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मॉडल आ गया। फिर हम करेंगे मॉडल डॉट ID इक्वल्स टू ID। अब जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, इसके अंदर ID नहीं है अभी, ठीक है। ID हमारे पास ऊपर यहाँ पे URL के अंदर आई है। तो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो हमारे पास डेटा था उसमें ID मैंने अपेंड कर दी जो मुझे यहाँ से मिल रही है लाइन नंबर 34 से, ठीक है। फिर मैं करता हूँ फिल्टर्ड लिस्ट डॉट पुश मॉडल, ठीक है। अब जो फिल्टर लिस्ट थी जिसके अंदर से हमने द्रविड निकाल दिया था, सिर्फ सचिन रह गया था, उसमें हमने वापस से ये जो नया मॉडल तैयार हुआ था वो मैंने पुश कर दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिजल्ट, हमने मॉडल वापस से सेंड कर दिया और एरर हमने नल रिटर्न कर दी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यूज़ है हमारे इस वेरिएबल के अंदर जा रही हैं, तो जितनी बारी हमारा सर्वर रिस्टार्ट होता है उतनी बारी ये वापस से एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज हो जाता है। तो अगर मैं वापस से गेट करूँगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बारी, ये वापस से एम्प्टी होगा, ठीक है, क्योंकि वो हमने इसको एक परसिस्ट नहीं किया डेटाबेस के अंदर, तो इसलिए वो बार बार रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। मैं वापस से फटाफट पोस्ट कर देता हूँ, सचिन नाम का एक एंटिटी डाल देता हूँ, साथ में राहुल नाम की भी डाल देता हूँ, rahul@gmail.com, ठीक है। अब अगर मैं गेट करूँगा तो मेरे पास 2 रिक्वेस्ट आनी चाहिए,
ठीक है, अब इस आईडी के लिए मैं एक पुट कॉल ट्रिगर करता हूँ। ये आईडी यहाँ पे नई वाली आ गई है, और राहुल द्रविड़ और राहुल@gmail। अभी इनका आईडी क्या है, अभी भी राहुल ही है। इसको करता हूँ राहुल.द्रविड़। ठीक है, ईमेल और नेम दोनों ही चेंज कर रहे हैं। मैं एक पुट रिक्वेस्ट ट्रिगर करता हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नाम ईमेल दोनों अपडेटेड आ रहा है, और आईडी जो थी हमने यहाँ से भेजी थी वही है 5Q7। अब वापस से गेट लिस्ट के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे राहुल और राहुल@gmail था पहले हमारे पास। मैं गेट करता हूँ। ये अपडेट क्यों नहीं हुई? मैंने पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू तो अपडेट हो रही है, पर जब मैं गेट कर रहा हूँ, ओहो, मुझे लग रहा है, मुझे पता है क्या एक क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो यूज़र लिस्ट वाला एरे है, हमने उस पर अपडेटेड वैल्यू सेट नहीं करवाई है। ठीक है, वैसे कॉन्स्ट से हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम वापस से रीइनिशियलाइज, कॉन्स्ट को हम वापस से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। यहाँ आता हूँ मैं, वापस से हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ रिफ्रेश हो गया होगा। राहुल@gmail, सचिन@gmail, सेंड। मैं गेट करता हूँ रिक्वेस्ट। ठीक है, वापस से पुट कॉल ट्रिगर करता हूँ इस आईडी के लिए। ठीक है, सेव। ठीक है, गेट लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास राहुल द्रविड़ आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पुट कॉल भी हमने कवर कर ली है। फिर आते हैं डिलीट के ऊपर। डिलीट में हम बेसिकली इसको बस यहाँ से रिमूव कर देंगे। मैं दिखा देता हूँ, पर फिर भी इम्प्लीमेंट तो करना ही है। इसका स्ट्रक्चर मोटा मोटा पुट जैसा ही होगा। इसका जो मेथड का नाम है, जो वर्ब है, वो बस डिलीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आईडी पास की, इनको फ़िल्टर आउट कर ही रहे हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो फ़िल्टर्ड लिस्ट है वो हमने इस पर सेट कर दी है, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे सक्सेस। डिलीशन हमारा सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ट्रिगर करके दिखाता हूँ कॉल को। पहले वापस हमने वो डेटा फिर से हट गया होगा, मैं वापस ऐड कर देता हूँ। सचिन आ गया, मैं गेट पे जाता हूँ, सचिन आ रहा है, इस आईडी को पिक करता हूँ। पैरम से हमारे पास आईडी जा ही रही है, इसे पेस्ट करता हूँ। डिलीट कॉल ट्रिगर करता हूँ, सक्सेस रिस्पांस आ गया। मैं गेट लिस्ट में आऊँगा तो हमारे पास कुछ भी रिस्पांस नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये एम्प्टी आ गया, तो हमारी डिलीट वाली कॉल भी सही काम कर रही है। ठीक है, अब बचा हमारे पास एक लास्ट चीज़ रह गई है, एक लास्ट तरीका रह गया जिसमें हम पैरामीटर कैसे आता है वो और कवर कर लेते हैं। हम चाहें जो तीसरा तरीका है रिक्वेस्ट लेने का, पैरामीटर्स लेने का फ्रंट एंड में से, होता है क्वेरी स्ट्रिंग वाला। एक तो था बॉडी के थ्रू पैरामीटर भेजना, जो कि हमने यहाँ पे पोस्ट और पुट में देखा कि हमने जो पैरामीटर भेजे थे ये हमारे पास बैक एंड तक जा रहे थे। पोस्टमैन में आप अगर आप ये कॉल सेम एग्जांपल ट्रिगर करेंगे तो इसको रॉ पे सिलेक्ट करेगा, और यहाँ पे इसका टाइप ऑटोमेटिकली जेसन हो जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे जेसन कर लीजिएगा। ठीक है, गेट वाले में /use/list करके होता है, आपका URL ऐसे ही आता है। ठीक है, अगर आपको इसमें एडिशनल पैरामीटर भेजने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क P या पेज करना चाहें, पेज 1 एंड लिमिट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका होता है पैरामीटर भेजने का API को, क्वेरी स्ट्रिंग, बॉडी पैरामीटर, और ये जो पैरम्स वाला जो होता है URL में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, और इस वाले में क्वेरी पैरामीटर में आपके पास क्वेश्चन मार्क आता है। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होता है कि आप सिर्फ इस एंड पॉइंट को मल्टीपल पैरामीटर भेजना चाहें तो क्वेश्चन मार्क डाल के आप स्टार्ट हो जाइए, और एंड करके आप जोड़ते चले जाइए। इस वाले में क्या होता है, इस वाली अप्रोच में या फिर इस वाली अप्रोच पैराम्स वाले में आपको ये फॉरवर्ड स्लैश ला के मैनेज करना पड़ता है, आपको मल्टीपल फॉरवर्ड स्लैश डालने पड़ेंगे। एक तरीके से यहाँ पे ये परसेप्शन आता है कि आपका शायद से जो राउट का नाम है वो इतना लंबा चौड़ा है ना, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा पैरामीटर भेजना चाहते हैं तो। और बहुत सारे पैरामीटर भेजना चाहते हैं तो आप या तो बॉडी के थ्रू भेज दीजिए, या तो आप क्वेरी स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस इसको यहाँ पे कंसोल में दिखा देता हूँ हैंडल करके। console.log
कॉन्स्ट पेज लिमिट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी कंसोल डॉट लॉग पेज लिमिट। ठीक है, मैं कॉल ट्रिगर करता हूँ यहाँ से, तो 1 और 2 हमारे पास बैकएंड पे आना चाहिए। डेटा नहीं आया क्योंकि मैंने रिस्टार्ट किया था, पर देखिए आपका यहाँ पे पेज 1 और लिमिट 2 आपका आ रहा है। ठीक है, तो आई गेस इतना ही, ये सेशन ऑलरेडी आधे घंटे के आसपास पहुँच चुका है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। चलिए, ओके।